अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैजाबाद धरना नजरसानी केस में फैसले पर अमल दरामद न होने पर सवाल उठाते हुए कहा है कि फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल क्यों नहीं हुआ, सब इतना डरे हुए क्यों हैं। विफाक, इंटेलिजेंस एजेंसी, सियासी जमातों, इलेक्शन कमीशन और पैमरा की जानिब से फैजाबाद केस में नजरसानी की दरखास्तें वापस लेने पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने यह वाजिब सवाल उठाया कि अगर फैसला सही था तो नजरसानी की दरखास्तें दायर ही क्यों की गईं। 2019 में फैजाबाद धरना केस के फैसले में 15 से जायद ऑब्जर्वेशंस और कंप्लायंसेस के जरिए बहुत से अहम निकात उठाए गए थे। धरनों की सियासत, इंटेलिजेंस एजेंसीज के किरदार, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियों, मीडिया के किरदार को लेकर अहम सवालात थे। फैजाबाद मुआहदे पर उस वक्त के डीजीसी जनरल फेयर्स के दस्तखत और उस दौर के फौजी अफसरान के इस धरने में किरदार की भी बात की गई थी। फैसले में मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को कहा गया था कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि फौज अपने आईनी किरदार तक महदूद रहे। फैजाबाद धरना केस में फरवरी 2019 के फैसले के बाद इन इदारों और सियासी जमातों की जानिब से नजरसानी दरखास्तों का सिलसिला शुरू हो गया और जस्टिस काजी फायज ईसा को भी इस फैसले में अहम सवालात खड़ा करने की कीमत अपने खिलाफ रेफरेंस की सूरत में अदा करना पड़ी। अब हवाओं का बदलता रुख देखकर इन नजरसानी दरखास्तों को वापस लिया जा रहा है, जिस पर आज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि पहले कहा गया था फैसला गलतियों से भरा पड़ा है, अब क्या फैसले में गलतियां खत्म हो गईं? क्या नजरसानी दरखास्तें वापस लेने की कोई वजह है? कहा जाता है कि हमें सुना नहीं गया, अब हम सुनने के लिए बैठे हैं, आकर बताएं। हम ये दरखास्तें ज़ेरे इल्तिवा रख लेते हैं, किसी ने कुछ कहना है तो तहरीरी तौर पर कहे, हर इदारे को तबाह ना करें। यहाँ आप खामोश हैं और टीवी पर कहेंगे हमें सुना नहीं गया, कल कोई ये ना कहे कि हमें सुना नहीं गया। सवाल तो उठता है कि फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल क्यों नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि इन फजूल किस्म की दरखास्तों पर अटर्नी जनरल पर जुर्माना आयद करना चाहिए। अदालत ने नजरसानी दरखास्तों पर समात 1 नवंबर तक मुलतवी करते हुए फरीकैन को 27 अक्टूबर तक जवाब जमा कराने की हिदायत की है। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे कि इस फैसले का मुस्तकबिल और उस पर अमल दरामद क्या हालात किस जानिब बढ़ेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं अबसार आलम, शहजाद चौधरी, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सबके लिए। फैजाबाद धरना नजरसानी केस, नजरसानी दरखास्तें वापस, क्या फैसले पर मिनो अन अमल होगा? इफ्तिखार साहब, आज काफ़ी रिमार्क्स दिए गए हैं, इस बेंच की जानिब से भी एक रेगुलर बेंच था, दरखास्तों पर कोई बात करने को तैयार नहीं, सब वापस लेने के लिए तैयार बैठे हैं और फैसला बड़ा अहम है, सबकी जानिब से कहा जाता है, मिनो अन अमल होगा इस पर? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि जिन लोगों ने ये इस फैसले के ख़िलाफ़ अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया था तहरीरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उनमें शामिल हैं PTI, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इजाज़ुल हक, MQM और शेख रशीद। अभी सब लोग कह रहे हैं कि जी हम तो अपनी दरख्वास्तें वापस ले रहे हैं। बड़ा जो मज़ेदार रवैया था वो था PTI वालों का कि उन्होंने कहा कि जज साहब ने उनसे पूछा कि अब आप क्यों ये वापस ले रहे हैं, तो उनके पास कोई इसका लॉजिकल जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि ज़फ़र साहब से कहा कि क्या आपको दरख्वास्त वापस लेने का अख्तियार है, अभी बता दें। क्या आप फरीक बनना चाहते हैं तो अदालत आपको इजाज़त देगी। फिर इजाज़त एक कोशिश की चीफ जस्टिस और उनके साथियों ने कि वो अपना मौक़िफ़ का इजहार करें, क्योंकि अगर उन्होंने दायर की है दरख्वास्त तो मौक़िफ़ भी तो बताया ना क्या है। अली ज़फ़र ने कहा कि मैं इस केस में फरीक ही नहीं बनना चाहता। ये बड़ा माने खेज़ सारा ये जो प्रोसीडिंग आज की है। इसमें जो बुनियादी सवाल उठाया गया वो है कि पहले कहा गया था, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा, कि फ़ैसले में गलतियाँ हैं। अगर फैसले में गलतियाँ हैं तो आज वापस क्यों ले रहे हो? और उस पर फिर ये अगला जो क्वेश्चन है चीफ जस्टिस का, वो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन गया, किसकी हदायत पे वापस ले रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि ये ऐसा जो करना है आओ और आके बात करो। अब मैं खुद भी हैरान हूँ कि जब आप एक चीज़ के पीछे पड़ गए और आप सब लोगों ने दरख्वास्त दी कि गलत हो गया, फैसले गलत हो गया, और फिर चीफ जस्टिस को ये सवाल उठाना पड़ा, आज इतने डरे हुए क्यों हैं आप? और फिर सबसे अहम जो पैराग्राफ है वो मैं चाहूँगा आपसे शेयर करना। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन तब ठीक था या अब है? या हमेशा से ही ऐसे कर रहे हैं? कोई कंडक्टर था जो ये सब करा रहा था? इलेक्शन कमीशन ने तब किसके कहने पर नजरसानी दायर की?
अब अगला फ़िक्रा अगर ऐसा सच हम सही रिपोर्ट कर रहे हैं तो बड़ा अहम है। ऑर्केस्ट्रा में सब म्यूज़िक बजाते हैं और सामने एक डंडा लिए कमांड दे रहा होता है, ये होता है ऐसे, दिस इज़ नोन एज ए कमांड। क्या इलेक्शन कमीशन तब कंट्रोल हो रहा था और अब हो रहा है, ये हमेशा से होता आया? ये बहुत बड़ा सवाल आज रेज कर दिया गया और कहा गया कि हमें कहा जाता है हुक्म ऊपर से आया है, तो उन्होंने कहा कि खुदा का खौफ करो, ऊपर से हुक्म तो सिर्फ खुदाबंद करीम का होता है, रब का होता है। वेरी इंटरेस्टिंग पोजीशन। क्या इसमें जिस आदमी को मुजरिम ठहराया गया उसको सज़ा मिलेगी? अगर सज़ा का फ़ैसला होता है और उस पर अमल दरामद होता है तो पाकिस्तान के बारे में हम कहते रहते हैं हम टर्निंग पॉइंट पे आ गए, हम बड़ा ऐसे मरहले में दाखिल हो गए, बड़ा फैसला कुन मरहला हो गया। मैं समझता हूँ कि इसकी जजमेंट अगर उस आदमी के ख़िलाफ़ आती है जिसका काम नहीं था जो वो काम कर रहा था और जिसके बारे में उस जजमेंट के अंदर मुकम्मल तौर पर तफसील से आगाह किया गया है, सज़ा हो जाती है, तो वाकई ये जो बात की जाती है कि ये इदारा पाकिस्तान की सियासत से 4 कदम पीछे चला जाएगा। और इसी में शायद पाकिस्तान की भी बेहतरी है, इस अदारे की भी बेहतरी है, अदालत की भी बेहतरी है। और ये बाकी लोग जो दरख्वास्त गुजार हैं इनको सोचना चाहिए कि ये हर वक्त पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में रुकावट बनने के लिए इस्तेमाल क्यों होते हैं। ठीक हो गया। ज़ैगम साहब आगे बढ़ते हैं। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को आज ये कहा कि फैसले पर अमल दरामद की तरफ हम बढ़ेंगे, यकीन दहानी कराई, मगर अदालत वक्त दे दे। क्या निगरान हुकूमत है इस वक्त? माजी में सियासी हुकूमतें रही हैं, निगरान हुकूमत है, फैजाबाद धरना केस का जो फैसला है इसका भार, जो वाज़ेह हिदायत हैं, इसका भार ये निगरान हुकूमत उठा लेगी? इस फैसले का भार इस पूरी कौम ने उठाना है, पाकिस्तान की पूरी रूलिंग एलीट ने, हुक्मरान अशराफिया ने उठाना है। या जो कुछ किया गया उसके बोझ के नीचे हमने दब के मरना है। देखिए 8 नवंबर से 27 नवंबर 2017 तक पाकिस्तान की तारीख के तारीख तरीन दिन और तारीख तरीन दिनों में से वो 20 दिन थे। किस लिए? कि उस दिन एहसास हुआ, हमें पता चला कि पाकिस्तान को चलाने वाले कुछ नहीं सीखते, ज़रा भी सीखने को तैयार नहीं है। 1990 की दहाई में मैं जिहादी इंतहा पसंद तंजीमों को सहाफ़ी के तौर पर रिपोर्ट करता रहा हूँ, फिर एक सोशियोलॉजिस्ट के तौर पर मजहबी इंतहा पसंदी का मैं मुताला करता रहा हूँ। पूरी कौम खून के एक दरिया से निकल कर आई है उन फैसलों के नतीजे में, उन पॉलिसीज़ के नतीजे में जिनको 1980 में शुरू किया गया। अभी उस दरिया से हम पूरा नहीं निकले थे, अभी हमारा जिस्म लहू लहू था और एक नई इंतहा पसंदी शुरू कर दी गई। एक प्रोजेक्ट के लिए 50 साल हम एक को भुगत रहे हैं और एक नया खिलवाड़ किया गया जिसको आगे हम 50 साल भुगतेंगे। मज़हब और तौहीन मज़हब को बदतरीन सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। एक तशद्दुद पसंद, इंतहा पसंद जमात को खड़ा किया गया और बाकायदा मीडिया को इस्तेमाल करते हुए उसके नज़रियात को फ़रोग़ दिया गया। और कितनी खुशी की बात है कि इस तारीख माहौल में 2 जज खड़े होते हैं और वो हमें वो बताते हैं जिनका हमें वैसे ही पता होना चाहिए था। ये गवर्नेंस की बेसिक्स हैं, ये रियासत की बेसिक्स हैं। जदीद रियासतें जिन असूलों पर चलती हैं, फ़ायज़ ईसा वही याद दिला रहा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा है। तारीख़ की जिन बातों का हमें पता है वो बता रहा है और कह रहा है कि इस पर अमल करो, एक नामल रियासत बनो, पाकिस्तान को बचाओ। वो बता रहा है कि 12 मई 2007 को जो कत्लेआम कराची में हुआ था, अगर उस वक्त हिसाब ले लिया जाता तो आज ये ना हुआ होता। ज़ैगम साहब कतई कलामी की माज़रत, जो 2007 में हुआ अगर अमल हो जाता तो 14 ना होता, 14 में जो हुआ अमल हो जाता तो 17 ना होता। आज उन्होंने रिमार्क्स दिए, जत्थों का माहौल आज भी बना हुआ है। अगर 17 के बाद 19 में आए फैसले पर अमल होता तो शायद फिर 9 मई ना होता इस मुल्क में। हम किसी अगले 9 मई का इंतजार करते हैं पर अमल दरामद नहीं करते फैसलों पर। जैसे किसी ने कहा था ना कि पागलपन इस चीज़ का नाम है कि एक ही काम बार बार किया जाए
और तवक्को की जाए कि अब नताज मुख्तलिफ निकलेंगे। जिस मुल्क में, जिस माशरे में अकाउंटेबिलिटी नहीं होती जी, वहाँ लोग एक ही किस्म के जराइम, एक ही किस्म की वारदातें बार बार करते रहते हैं। वेरी वेल। मौलवी भी वही कर रहे हैं जो काजी साहब ने इस फैसले में लिखा था कि इनको अकाउंटेबल बनाओ। ये दो फतवे देते हैं, लोगों की जानों को ख़तरे में डालते हैं, इनको अकाउंटेबल बनाओ, इन पे एंटी टेररिज्म के केसेस करो। कहाँ रुके? उसके बाद जड़ावाला वाक़या हो गया जी। उसके बाद आपने देखा सियालकोट में वाक़या हुआ। आपने नारे सुने, इन दोनों पर थे। क्या उन नारों में आपको वो बाज़गश्त सुनाई दी फैज़ाबाद वाली? क्योंकि हमने कुछ नहीं किया था। फिर मीडिया ने जो नफरत अंगेजी फैलाई, अब तो माशाल्लाह सोशल मीडिया भी बहुत आगे निकल गया है। उस वक्त भी था, अब तो मजीद आगे निकल गया है। मीडिया को रोकने वाला कोई नहीं था। दुरुस्त। फिर एक और अहम बात उन्होंने कही कि मुसल्ला अफवाज के अफराद की सियासी वाबस्तगी नहीं होनी चाहिए, उन्हें सियासत में मुलव्वस नहीं होना चाहिए। वो कौम का बहुत बड़ा एसेट होते हैं। बिल्कुल दुरुस्त। और वो सबके होते हैं, सबके होते हैं। एक फौजी 22 करोड़ लोगों का होता है, वो एक सियासी जमात का नहीं होता, किसी एक जत्थे का तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और अगर कोई होता है तो फिर उसको अकाउंटेबल होना चाहिए। देखिए क्या अमल हो सकेगा आखिर में, इसके लिए पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। और ये पॉलिटिकल विल सियासी जमातों की तरफ से भी चाहिए और अदारों की तरफ से भी चाहिए, क्योंकि इदारे अपने लोगों को अकाउंटेबल नहीं बनाते और सियासी जमातें फ़ायदा उठाती हैं। किस तरह उठाती हैं? देखिए जाते जाते ये जो कानून पास करके गए, कितना खौफनाक कानून था जिसको सदर पाकिस्तान ने रोक लिया। सियासी विल की ज़रूरत होगी। और शायद बिल्कुल आखिरी बात, मेरे ख्याल में काजी साहब को एक अमल दरामद कमीशन भी बनाना चाहिए जो इस चीज़ पर गौर करे कि क्या उस पर अमल हो रहा है या नहीं। दुरुस्त। शहजाद साहब, ये भी रिमार्क्स दिए गए कि पाकिस्तान में कहा जाता है हुक्म ऊपर से आता है। नाउज़बिल्लाह, ऊपर से हुक्म अल्लाह का नहीं, यहाँ किसी और का होता है। पाकिस्तान के मुंसिफ आला क्या सबसे बड़े मसले की इस मुल्क में निशानदेही कर रहे हैं अपनी अदालत में रिमार्क्स देते हुए? लार्जली जो बातें मेरे साथियों ने की, लार्जली, ब्रॉडली मैं बात कर रहा हूँ, वो ठीक है, बिल्कुल, वो प्रिंसिपली असूलन बिल्कुल ठीक है। चंद चीज़ें और ऐड करने की ज़रूरत है। मॉडल टाउन के ऊपर कुछ किया होता तो शायद साहिवाल वाला मर्डर ना होता। वो भी मोटरवे पे हुआ था। अगर वहाँ पे किया होता कुछ तो शायद मोटरवे का रेप ना होता। अगर मोटरवे का रेप का कुछ किया, उस मोटरवे के रेप का कुछ किया होता तो नूर मुकद्दम का कत्ल ना होता। आज दो बूढ़े बाप पूरे टेलीविजन मीडिया के ऊपर काजी फायज ईसा साहब से मिन्नत कर रहे हैं कि हमारी बच्चियों का, जवान बच्चियों का कत्ल हुआ और उनको बेहमाना तरीके से कत्ल किया गया, हमें इंसाफ दे दीजिए। ये भी एक हकीकत है, ये भी एक हकीकत है। तो ये सोचने की बात है। दूसरी बात, ये 2017 का वाकया है फैज़ाबाद का। 2019 में फैसला आता है, 2019 से लेकर 2023 हो जाता है। 4 साल मेरे बहुत काबिल कदर चीफ जस्टिस, जो आज चीफ जस्टिस हैं, और बहुत काबिल जज, जिन्होंने हर लम्हे और हर मौके और हर ऐसी मुनासिबत का खत लिखा चीफ जस्टिस को। 3 चीफ जस्टिस गुजरे जिन्होंने इन रिव्यू पिटीशन के ऊपर कोई एक्शन ना लिया, लेकिन वो इन तमाम चीजों पे खामोश रहे, तमाम चीजों पे खामोश रहे। चीफ जस्टिस साहब, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, आज अगर वो चीफ जस्टिस बन के और खत ना लिखा और उसको फ्लोट ना किया मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया पे, और उनको उसको ओपन ना किया, तो फिर बाकी हर चीज की। लेकिन मुझे यूं लगता है कि फिर वहां पर थोड़ा सा एक सवाल जरूर उठेगा जिसका जवाब चीफ जस्टिस साहब को भी देना पड़ेगा। एक और बात, क्योंकि ये फैसला हो चुका, एक बड़े खास पस मंजर में ये दरखास्तें दायर की गई थी। एक बड़े खास पस मंजर में ये दरखास्तें वापस ली जा रही हैं। दोनों चीजों का ख्याल रखिएगा। एक खास पस मंजर में दायर की गई, एक खास पस मंजर में वापस। मुझे भी बड़ा फूंक के कदम रखना पड़ेगा, लेकिन चूंकि केस डिसाइड हो चुका और काजी फायज ईसा साहब ने फैसला दे दिया, इसलिए मैं हक जानिब समझता हूं कि मैं उस पर जरूर थोड़ा सा 1-2 कमेंट जरूर करूं। जैसा मैंने कहा, अगले दिन भी हम ये बात कर रहे थे, इसके कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनका तल्लुक मजहबियत से या मजहबी जमातों से है, और कुछ बहुत बड़ा हिस्सा इसका सियासी चपकलश, सियासी सोचों और सियासी स्ट्रेटजी से है। उनके फैसले में ये सियासी मामलात को बिल्कुल से उन्होंने सर पे नजर कर दिया। अच्छा, उसके बाद
हुकूमती जो जिम्मेदारियां थी, जिसका कि आजकल शायद खाकान अब्बासी टीवी पे बैठ के जवाब दे रहे हैं, उसकी कोई क्लैरिटी नहीं आ रही कि हुकूमत क्या कर रही थी, जो कर रही थी वो क्यों कर रही थी, वो क्यों सामने नहीं आ पा रही थी, ये हुकूमत का जो रोल था वो उस फैसले में क्यों नहीं लिखा गया था, ये फैसला क्यों सिर्फ एक ही इदाराती फोकस के साथ बनाया गया था। और फिर आज के दौर में जिस किस्म का माहौल है, उसके अंदर मेरे चीफ जस्टिस साहब जो हैं और बहुत काबिल आदमी हैं और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत सोच के बात करनी पड़ती है कि वो जब इस तरह का केस अगर ले भी आते हैं सामने तो उनको रिक्यूज करा लेना चाहिए। ठीक, क्योंकि एक तारीख बन चुकी है उस एक शख्स के साथ जिसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, दूसरी बात, उसके ऊपर एक हिस्सा उन्होंने कहा, नहीं मेरी बात सुन लीजिए जरा, बात थोड़ी गहरी है, हमें सोचना बहुत जरा इसके ऊपर हमें टाइम देना चाहिए इन चीजों के ऊपर। इन्होंने फोकस किया कि जिन्होंने अपनी अहद की या वो जो क्या उसे कहते हैं ओथ की वायलेशन की, आप काजी साहब आपका बिल्कुल बात सही है, चीफ जस्टिस साहब या जज साहब की, लेकिन किस तरह डिटरमिन करेंगे कि उसकी ओथ की वायलेशन हुई? कैसे डिटरमिन करेंगे? किसने बोला? प्राइम मिनिस्टर का हुक्म था, इंटीरियर मिनिस्टर का हुक्म था, आर्मी चीफ का हुक्म था, मेजर जनरल तो मेजर जनरल होता है, उससे दो इदारे और ऊपर। ये सारे के सारे जो है जिसका आप नहीं, सरदार साहब एक सेकंड ठहरिएगा, ये जो चारों नाम लिए, ये चारों नाम जो लिए, इन पे भी केस चलना चाहिए। अगर आपने बुनियादी सवाल उठा दिया है कि ये चीफ जस्टिस केस से पीछे हट जाए, तो अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो फिर इन चारों लोगों को पर भी ठीक हो गया। नजर सानी वापस नहीं होनी चाहिए थी, फिर नजर सानी भी आज वापस नहीं लेनी चाहिए थी क्योंकि विफाक की जानिब से भी ली गई है। एक चीज मेरी बात सुन ले प्लीज। देखिए फाइनली मुझे एक थोड़ा 30 सेकंड्स और दे दें। हमारी जो यूरिस्प्रूडेंस है ना, ये किसी जमाने में सिर्फ यूरिस्प्रूडेंस हुआ करती थी, फिर ये एक आइडियोलॉजिकल यूरिस्प्रूडेंस बनी जब जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी हुई। उसके बाद एक नजरियाती एलिमेंट इसके अंदर आया, बिल्कुल सही आया, होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। लेकिन इफ्तिखार चौधरी के जमाने में ये पॉपुलिस्ट यूरिस्प्रूडेंस बन गई। ठीक हो गया शहजाद। आज आपको मीडिया और यूरिस्प्रूडेंस जो है ये मदगम और मिले हुए नजर आते हैं। आज की खबरें 6 बजे की देख लीजिए, मैंने गिना है, मैंने नोट किया है, पहले 10 मिनट सिवाय सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी के कोई खबर ही नहीं है। ये तो वो इलाका है शहजाद साहब, और ये मेरा ख्याल आज से नहीं, शायद पिछले 8-10 साल से इसको बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, फैसले होते नजर आने चाहिए। एक तो ये कमेंट यहाँ पे हुआ, तो ये माजी का हवाला दे दूं माजरत के साथ। अब्सार साहब एक सेकंड दीजिएगा कि साबिक आर्मी चीफ बाजवा साहब ने 2017 की सेनेट कमेटी में कहा था कि अगर फैजाबाद धरने में फौज की मुदाखलत साबित हो जाए तो इस्तीफा दे दूंगा, और फिर 19 में फैसले के बाद ये नजरसानी भी दायर हुई और आज वही नजरसानी वापस ले ली गई है। अब्सार साहब आपसे सवाल ये, यहाँ बात हुई या तो पूरी कौम ने बोझ उठाना है या फिर दब के मर जाना है। आज वहां कमेंट दिए गए, मिट्टी पाओ लोग मर जाएं, वो 2007 था, वो 2014 पे आए, आप 17 पे आ जाएं। क्या ये मट्टी पाओ जहनियत कहीं दब सकती है, इसको दफन किया जा सकता है या मुश्किल है? यहाँ पर मट्टी पाओ जहनियत पे मट्टी पाओ, ये कहना चाह रही है ना आप? जी, मतलब मसाइल का हल निकाला जाए ना, या कि उसको पीछे डाल दिया जाए? जी, मैं वहाँ पे मौजूद था, सारा दिन मैं वहाँ बैठा रहा हूँ। मैंने आपको ये बताना था, 2-3 पहले मैं क्लैरिफिकेशन दे दूँ, उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि मट्टी क्यों नहीं पाई जानी चाहिए इस पर। एक तो रिक्यूज़ नहीं कर सकते चीफ जस्टिस, क्योंकि ये फ़ैसला उनका था और रिव्यू पिटिशन में वही जजेस बैठते हैं जिन्होंने फ़ैसला ओरिजिनली दिया होता है। उसमें से मुशीर आलम साहब रिटायर हो चुके हैं बहुत टाइम पहले, इसलिए वो तो नहीं थे, तो इसलिए नया बेंच बना, ये रेगुलर बेंच था। दूसरी बात यह है कि उस वक्त जब लेटर लिखा करते थे काजी फायज ईसा साहब, एक तो उनका ज़ाती मसला था, दूसरा उनको किसी बेंच में नहीं बिठाया जा रहा था, और तीसरा जो उन्होंने जो लेटर लिखा था वो कलेक्टिव जो प्रॉब्लम से जुडिशरी के उसके बारे में लिख रहे थे, इंडिविजुअल केसेस के बारे में नहीं लिख रहे थे कि आप ये केस क्यों नहीं लगा रहे, वो केस क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि ये मुनासिब नहीं था। मसलन उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे ख़त लिखा कि मेरे ख्याल में ये इसके बाद बेंच बनाने की तरीक़ाकार मुख्तलिफ होना चाहिए, इसलिए मैं किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनता। तो ये इंडिविजुअल केसेस पे मेरा ख्याल है कोई जज इस तरह चीफ जस्टिस को ख़त नहीं लिखता कि जी वो केस लगाएं और वो केस लगाएं। वो चीफ जस्टिस की अपनी स्वाबदीद होती है। पिछले 4 साल में हमारे बेहतरीन 4 चीफ जस्टिस गुजरे हैं और उन्होंने जो कुछ किया है इस मुल्क के साथ वो आपके सामने है। अब मैं आता हूँ आज की ये जो आपका सवाल है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने कहा मट्टी ना पाओ और पॉलिटिकल विल की बात की है, पता नहीं आप मेरे में किसी मुअज़्ज़ज़ दोस्त ने आप तीनों में से की है कि पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। इसमें पॉलिटिकल विल की ज़रूरत नहीं है। जो फैसला है वो सर्विस चीफ को कहा गया है कि आपने
इन लोगों के ख़िलाफ़ इदारा जाती कार्रवाई करें जिन्होंने इसमें अपना रोल प्ले किया है। अब ये बात तो सर्विसेज चीफ्स के ऊपर छोड़ दी गई है और मैं ये समझता हूँ और सर्विसेज चीफ्स को भी ये सोचना चाहिए कि क्या एक ऐसा जर्नैल जिस पे इस तरह इल्ज़ामात हों इतने ज़्यादा सियासत में मुलव्वस होने के और करप्शन के, क्या पूरी फ़ौज जिसमें निशान हैदर भी हैं, जिसमें सितारा जुर्रत भी हैं, जिसमें शहीदों के शहीद भी हैं, गाजी भी हैं, इस वतन की मट्टी के लिए वो इतनी कुर्बानी देते हैं, क्या वो सारे एक अपने करप्ट या दो करप्ट लोगों को जो अपने किसी भी मकासद के लिए सियासत में इस हद तक मुलव्वस थे कि बच्चे बच्चे को पता है कि किस तरह उन्होंने सियासत की है और उसके सबूत भी हैं भी और भी आ जाएंगे, तो उस पे सर्विसेज चीफ्स को ये फैसला करना है। उनकी विल पावर, उनकी पॉलिटिकल विल, उनकी प्रोफेशनल विल का इम्तिहान है कि क्या वो पाक फौज को पाक करना चाह रहे हैं ऐसे एलिमेंट से या नहीं। अदलिया ने फैसला दे दिया, सियासी जमातें इसमें कुछ नहीं कर सकेंगी, अभी मैं बता रहा हूं आपको, और करना भी नहीं चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी दिला दी है कि अमल दरामद करेंगे। बिल्कुल दिलाई है, बिल्कुल दिलाई है अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कि हम इस पे अमल दरामद करेंगे और इसीलिए फेडरल गवर्नमेंट ने भी जो है वो रिव्यू पिटीशन विड्रॉ की है। लेकिन जो दूसरों ने की है ना, उसके ऊपर माइला फाइडी जो थी वो वहाँ जाहिर हो गई थी। जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने और दूसरे जजेस ने उनसे क्वेश्चंस पूछे हैं कि, और खास तौर पे इलेक्शन कमीशन के उन्होंने कहा कि आप तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, पैमरा तो स्टैच्यूटरी बॉडी है, तो आप बताएं कि आपने अपना माइंड कहाँ अप्लाई किया। पैमरा से भी पूछा कि आपने अपना माइंड कहाँ अप्लाई किया। वो जो ऊपर से है ना, वो ऊपर से ऑर्डर बात जाती है सीधी जनरल फैज की तरफ, और दूसरे वो जनरल अजहर नवीद हयात जिन्होंने पैसे तकसीम किए। अब आप अगर समझते हैं कि वर्दी पहन के ये काम करना ऑनरेबल है और पूरी फौज को इसको ओन करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो मैं एक पाकिस्तानी होने के नाते, और मैं नहीं ये समझता कि पाकिस्तानी फौज को ये करना चाहिए, क्योंकि इससे धब्बा ये ऐसे ही है कि कोई जर्नलिस्ट जो एंकर वो करप्ट हो, वो अपने मैंडेट से बाहर काम कर रहा हो और हम सब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाएं, तो इससे इसका मतलब है कि हम भी चीजों को बेहतर नहीं करना चाहते। तो ये देख लें, ये ओनस इज with the services chiefs now। ठीक है जी, ब्रेक की तरफ जाना है। अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी है, देखना यह कि 1 नवंबर के दिन पे आगे बढ़ते हुए चीफ जस्टिस साहब इस पर क्या हुक्म देते हैं। एक ब्रेक के बाद अगले मामले पर गुफ्तगू रहेगी। ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस जैसे स्लोगन्स वाली PIA आज अपने जवाल के उरूज पर पहुंच चुकी है। अपने क़याम से कबल ओरिएंट एयरवेज के नाम से जानी जाने वाली PIA को एशिया की पहली एयरलाइन होने का एजाज़ हासिल है, जिसने जेट इंजन वाले बोइंग 737 जहाज चलाए। दुनिया की पहली एयरलाइन जिसने मुसाफिरों की तफरीह के लिए दौरान परवाज फिल्म देखने की सहूलत फराहम की। एक ज़माने में चीन की फ़ज़ाओं में उड़ने की इजाज़त गैर मुल्की एयरलाइंस में सिर्फ PIA को हासिल थी, मगर आज ये लाजवाब सर्विस कोई ख़रीदने को भी तैयार नहीं। PIA को इस हाल में पहुंचाने में सुस्ती, काहली, करप्शन, लूटमार, अपनों को नवाजने, कौमी इदारे के बजाय ज़ाती इदारा समझने, इंसाफ के कत्लेआम और मेरिट की धज्जियाँ उड़ाने और बेपनाह इजाफी स्टाफ की भर्तियों जैसे अवामिल शामिल हैं। नुकसान में चलते कौमी इदारों की निजकारी करने के फैसले पर अमल करते हुए निगरान हुकूमत ने PIA की निजकारी दिसंबर में करने का फैसला किया है। इस मकसद के लिए फाइनेंशियल एडवाइज़र की तैनाती का अमल शुरू है, जो तंजीम नौ के लिए मुख्तलिफ मनसूबों पर तजावीज़ देगा। ज़राए के मुताबिक एयरलाइन के ज़िम्मे कर्ज, हुकूमती गारंटीज और दीगर इशूज से मुतालिक प्लान तैयार है। PIA को 2 कंपनियों में तकसीम करने या एक होल्डिंग कंपनी के मातहत इदारा बनाने की तजावीज़ हैं। ये बात काबिल गौर है कि कौमी एयरलाइंस PIA को माली साल 2023 के पहले 6 माह में 60 अरब 71 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ है। गुज़िश्ता दिनों भी कौमी एयरलाइन को चलाने के लिए फंड्स दिए गए। इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद ज़राए का दावा है कि PIA की निजकारी के लिए भी कौमी एयरलाइन का ऑपरेशन भी जारी रखना ज़रूरी है। दूसरी तरफ निजकारी के मामले पर सदर CBI यूनियन पीपल्स यूनिटी हिदायतुल्लाह ये कहते हैं कि कौमी इदारा है, निजकारी नहीं होने देंगे। साथ ही ये भी कि अंदरूने बैरून मुल्क PIA के असास से फ़रोख्त नहीं होने देंगे। और इस पर बात करते हुए वज़ीर निजकारी फवाद हसन फवाद ने यकीन दिलाया है कि निजकारी के अमल में किसी मुलाजिम को फारिग नहीं किया जाएगा और मैंडेट के मुताबिक होगी। विफाकी वज़ीर के मुताबिक न्यूयॉर्क में रूजवेल्ट होटल को फ़रोख्त करने की कोई तजवीज़ गौर में नहीं है, मगर इस हवाले से हुकूमत और पीपल्स यूनियन में मामला तनाज़े की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। ये मामला हल होगा, कैसे हल होगा, इसी पर गुफ्तगू रहेगी। बढ़ती माली मुश्किलात, हुकूमत का दिसंबर में PIA की निजकारी का फैसला, निजकारी नहीं होने देंगे पीपल्स यूनियन, घाटे में चलते कौमी इदारों की निजकारी नहीं तो हल और क्या है। शहजाद साहब।
शहजाद साहब तक आवाज़ नहीं जा रही है। ज़ैगम साहब, पाकिस्तान में 145 यूनिवर्सिटियां हैं और हमारे आला तालीम का कुल बजट है 100 अरब और PIA का पिछले साल का खसारा था 100 अरब और जो अभी आपने बताया है उसका मतलब है कि इस साल हमारा PIA का खसारा होगा 120 अरब रुपए, हमारे कुल आला तालीम के बजट से भी ज़्यादा। 2016 में PIA को प्राइवेटाइज करने की कोशिश की गई और ये यूनियंस खड़ी हो गई, बदमाशी की रोक दी और 2016 से अब तक इन 7 सालों में PIA 380 अरब रुपए का घाटा कर चुकी है। जितना कमाया है इन 7 सालों में उससे ज़्यादा घाटा किया है। कौम को उस बदले में क्या मिल रहा है? घाटा, झूठे। और झूठे किसको मिल रहे हैं? जो जहाज़ों पर जा सकते हैं और पाकिस्तान की अपनी प्राइवेट एयरलाइंस वो सारा काम कर रही हैं जो PIA कर रही है। तो PIA से हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। सही। हम कर क्या रहे हैं? 12,000 अफराद को नौकरी दे रहे हैं जिनकी 40 अरब रुपए तनख्वाह है। अगर हाथ जोड़कर हम इनको तनख्वाह देना शुरू कर दें और PIA को बंद कर दें तो पाकिस्तान को 60 अरब रुपए पिछले साल के मुताबिक बचत होगी और इस साल के मुताबिक 80 अरब रुपए की बचत होगी। ठीक है। अब हल क्या है? हल बड़ा सादा है जी। ये जो बदमाशी करने वाली यूनियंस हैं जिनके पीछे सियासी लोग खड़े हैं, जिनकी भर्तियां सियासी वजह से होती हैं या पैसे देकर होती हैं, इनको कहा जाए कि बेटा ये लो, इसको संभालो और चलाओ। ये लो कौमी दौलत। ठीक हो गया। ये कौम आपको अब और नहीं दे सकती। हम इस कुएं में मजीद पैसे नहीं डाल सकते। इस कौम की और भी जिम्मेदारियां हैं और भी अखराजात हैं, मैं और भी बहुत कुछ। ठीक है। अफसार साहब, एयर इंडिया डूब गई, टाटा ने खरीदा, इस वक्त बेहतरीन एयरलाइन के तौर पर काम कर रही है। हमारे पास ऑप्शन क्या है अगर निजकारी नहीं करनी तो? हाल कोई भी नहीं है। हम मज़ीद बेकारी पैदा करेंगे जो मक्का, मदीना और इराक़ में पकड़े जाएंगे और इस मुल्क में भी बेकारी से बेकारी बनते जाएंगे। हम सही फ़ैसला जब तक नहीं करेंगे साफ़ नीयत के साथ, ये नहीं हो सकता। और देखें, ये क्या ज़रूरत है सरकारी इदारों को इस तरह सरकार को चलाने की? सरकार का काम ये सरकारी इदारे चलाना नहीं होता। आप पाकिस्तान स्टील मिल देखें, उस वक्त जब प्राइवेटाइजेशन हो रही थी तो नहीं होने दी। अब हम कितना उसका ख़र्चा हर साल दे चुके हैं। PIA है और बहुत सारी कॉरपोरेशन है, सब घाटे में जा रही हैं। लेकिन ये सियासी जमातों की बदनीयत ही है कि जो इक़्तिदार में आती है वो अगर प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश करे तो जो उसकी मुखालिफ जमात है वो मुखालफत शुरू कर देती है, सिर्फ इसलिए कि एक तो मीडिया पे अच्छी रौनक लगी रहती है और दूसरा ये है कि कुछ वोट बैंक जो है उसको आपने कैटर करना होता है या अपने लोगों को नौकरियां दिलवानी होती हैं उस सरकारी इदारों में। तो मेरा ख्याल है कि ये हमें एक मुस्तकिल हल इसका निकालना चाहिए और सरकार को अपने आप को, सारी सरकार को, चाहे वो सिविलियन सरकार हो चाहे वो मिलिट्री सरकार हो, उसको अपने आप को ये जितनी फैक्ट्रियां हैं, जितने काम हैं, कारोबार है, इसमें से निकाल लेना चाहिए। पूरी दुनिया में ये मॉडल कामयाब नहीं है। मुस्तकिल हल निजकारी है, हो सकता है वो वक्त गुजर। जी बिल्कुल है। हर चीज़ की निजकारी मुश्किल हल नहीं है हमारे मुआशरे में। मसलन तालीम है, सेहत है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, कुछ चीज़ें तो हुकूमत के पास रहती हैं लेकिन पहले हो चुकी है ना। वहाँ पे इन्हें चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हुकूमत जो इन्वेस्ट करे। वो क्लाइमेट के लिए बहुत बेहतर है, लोगों के लिए बहुत बेहतर है, गरीब को सब्सिडी जाती है। लेकिन ये पाकिस्तान स्टील जो है, ये PIA है। PIA मुझे बताएं, PIA पे कोई गरीब आदमी सफ़र करता है कभी के? यहाँ कराची से लाहौर जाना, वो ट्रेन पे सफ़र करते हैं जिसका एक्सीडेंट हो जाता है। मोटरवेज आपने बना दी गाड़ियों के लिए, PIA बना दी अमीरों के लिए। गरीब की ट्रेन जो है उस पर कोई वो भी नहीं चल पा रही, वो भी खसारे में है। चले जी, एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो शहजाद साहब और इफ्तिखार साहब का ओपिनियन आपके सामने रहेगा। ब्रेक पे थे हम लोग। इफ्तिखार साहब, आप फरमाइएगा कि क्या कोई हल है अगर निजकारी नहीं, यूनियन जो स्टैंड ले रही है? बिल्कुल ये हल है, गोल्डन शेक हैंड का फैसला करें और ये जो आपने कंसल्टेंट की खिदमत हासिल करने का फ़ैसला किया गया है कि कंपनी को 2 हिस्सों में तकसीम करना, जल्द अज जल्द करें। लेकिन फिर साकब निसार
और उमर त्या बंदयाल इजाजुल हसन जैसे लोग अगर फिर कहें कि जी प्राइवेटाइज करने से रोक दें और ये फिर तमाशा चलता रहे और 793 अरब रुपए का खसारा हो जाए, तो इसकी जिम्मेदारी भी तो किसी को लेनी चाहिए। और उन्होंने कमाल किया उस वक्त, उन्होंने सिर्फ धमकियाँ दी कि 2008 से लेकर 2018 तक के तमाम MD जो हैं ये पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते, हम जुडिशल कमीशन बना देंगे, और PIA की खराबी में मुलव्वस अफराद के बारे में लफ्ज़ इस्तेमाल किए, दे आर ओप्रेसर एंड ट्रेटर्स। मतलब क्या बात है, कहाँ कहाँ इन लोगों ने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए अपनी पोजीशन को और अदालत के को इस्तेमाल नहीं किया। खाओ डिको वो स्टील मिल हो, वो PIA हो, ये हमारे सामने उनकी एग्जाम्पल पड़ी हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ गोल्डन शेक हैंड करें और कोई तरीका नहीं। सर, क्या अभी ऊपर जिक्र हुआ, मुझे ये फरमा दीजिएगा कि निगरान हुकूमत भी ये ना कर सकी, निजकारी का मामला फैसला तो हो गया ऊपर, क्योंकि सियासी विल की भी बात हुई है, पॉलिटिकल वोट बैंक की भी बात हुई, तो फिर आने वाली हुकूमत भी नहीं कर सकेगी। मैं कहता हूँ भाई इसका गोल्डन शेक हैंड क्या यार, अगर PTDC का कर सकते हो, अगर वो अदारे बंद कर सकते हो किसी के कहने के ऊपर, और वहाँ पे ये नहीं देखा गया कितने कितने मुलाजिम पुराने थे, किसके सारी उम्रें लगा दी, तो यहाँ पे क्या बात है। आप गोल्डन, मैं उनके हक के खिलाफ नहीं बोल रहा, आप उनसे गोल्डन शेक हैंड करें, वो गोल्डन शेक हैंड करके उनको फारग करें, ताकि ये जो 793 अरब रुपए का खसारा है इसको तो हम बचा सकें। पैसा हमारे पास है नहीं है, मुझे ये समझ नहीं आ रही क्या मसला है। गोल्डन शेक हैंड इफ्तिखार साहब की राय है, लेकिन निजकारी भी एक ऐसा मामला है कि अगर इदारा अपना बोझ खुद नहीं उठा सकता तो फिर प्राइवेटाइज कर दिया जाए, ताकि वो बेहतर तौर पर और एफिशिएंसी के साथ काम भी करे, डिलीवर भी करे, तहफ़्फ़ुज़ भी कर सके। चारों मेहमानों का शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।